जो लोग जिनका अपलिफ्टमेंट हो गया है, मान लीजिए किसी की घर, किसी का एक बंगला बन गया है, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है, तो और वो है आरक्षित वर्ग से, और दूसरी तरफ वो है जो झोपड़ी में रह रहा है, जो साइकिल भी नहीं है शायद जिसके पास। आता है कि जो आरक्षित सीटें हैं विधानसभा और लोकसभा की, वहाँ क्या बीपीएल श्रेणी के लोग जो आरक्षित वर्गों के हैं, क्या उन्हें अवसर मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का? वो नहीं लड़ पाते। ज़्यादातर करोड़पति परिवारों के लोग ही आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। और जो अवेयर हो गए हैं, जो जिन्हें फ़ायदा मिल गया है, या उनके फोरफादर्स को, उनके पिताजी को या उनके बाबा जी को मिल गया, उनके बच्चों को भी मिल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके परिवार में किसी को फ़ायदा नहीं मिला, या किसी एक पीढ़ी को भी नहीं फ़ायदा मिला। ये प्रश्न आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप युवा सांसद हैं, पहली बार आप देश की पंचायत में गए हैं, और युवाओं से बड़ी उम्मीदें हैं देश को। पहले भी कई बार हम एक युवा नेता के रूप में तनुज जी से बातचीत कर चुके हैं, और तनुज जी के विभिन्न मुद्दों पर जो विचार हैं उनसे आप अवगत हो चुके हैं। सांसद बनने के बाद, और सांसद बनने के बाद लोकसभा का सत्र भी इन्होंने अटेंड कर लिया है, देश की सबसे बड़ी पंचायत के माननीय सदस्य के रूप में अब अपनी पारी की विधिवत शुरुआत कर चुके हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले तनुज की बाराबंकी एक बड़ा जनपद है, और इस जनपद ने आपको युवा नेता के रूप में, तो ये जनपद आपको कई वर्षों से देख रहा था, लेकिन इस बार इस जनपद ने आपको अपना लोकप्रिय सांसद, एक बड़े अंतर से आपको सांसद भी चुना इस जनपद ने। और एक सवाल, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आप सिविल की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी की ओर जा रहे थे, और शायद पिताजी के सुझाव पर राजनीति में आपने कदम रखा था, तो आज लगता है कि वो सारे फैसले सर्वोत्तम साबित हुए। जी जी बिल्कुल। नहीं, वो तो होना ही था। देखिए, मेहनत का फल मिलता है। हमेशा पिताजी से यही सीखा है कि मेहनत करिए, फल की बिना परवाह किए लगातार मेहनत करते रहेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो मेहनत का नतीजा है। सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि तमाम कार्यकर्ता जितने थे, जितने हमारे सहयोगी दल थे, समाजवादी पार्टी, सब लोग मिल करके ये चुनाव को लड़ा गया, इसीलिए इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो यही एक पॉइंट था। बाकी तो है ही है, आपने बताया जैसे। अच्छा, हाउस का पहला दिन शपथ ग्रहण के बाद हाउस का अनुभव कैसा रहा एक युवा सांसद के रूप में? देखिए, बहुत अच्छा लगा। एक बहुत बड़ी जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है वो, जिसमें देश के हर 543 सांसद वहाँ बैठते हैं। पूरे देश का प्रतिनिधित्व वहाँ होता है, जगह जगह की बात पता चलती है, और अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात भी रखने का मौका मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत नया अनुभव था, पहली बार का अनुभव था किसी भी सदन में बैठने का। तो बहुत अच्छा एक लगा है, लोग भी ज़्यादा। अब भारत देश के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में एक संवैधानिक नेता के रूप में आपकी पारी की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। राजनीति में तो आपने काफ़ी पहले ही कदम रख दिया था। इस देश में जो कुछ विषय सबसे ज़्यादा चर्चित हैं राजनीति में, जो राजनीति की धुरी कहे जाते हैं, धर्म का विषय, जाति, आरक्षण, इन सारे विषयों पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की राजनीति कभी इन विषयों से ऊपर उठ पाएगी? एक युवा नेता के रूप में क्या सोच है और क्या इच्छा है आप? नहीं, बिल्कुल बात सही है। देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, धर्म की बात है, तो धर्म के नाम पे राजनीति करना तो मेरे ख्याल से अपने आप में ही बहुत बड़ा पाप है। आप धर्म का उपयोग कर रहे हैं फ़ायदे के लिए, सरकार बनाने के लिए, पावर पाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति के बारे में भी यही बात है। अब जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण तो के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो है, जो सही है वो मिलना चाहिए लोगों को। जैसे SC ST का आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, ये सब देखिए कोई आर्थिक आधार पर तो था नहीं। SC ST का विशेष रूप से आर्थिक आधार था नहीं आरक्षण का। इनका आधार था सामाजिक, जो आधार बाबा साहब ने इसको दिया था, वो वर्षों से चली आई, सैकड़ों हजारों सालों से चली आई, जो उत्पीड़न था, जो दबाया गया है पूरे समाज को। तो उसके खिलाफ, एक समाज में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो इस सामाजिक इसका पहलू है, आर्थिक इसका पहलू नहीं है। अगर आर्थिक पहलू होता तो बड़े बड़े अफसर जो हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, वो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन क्यों मांगते हैं? भाई, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी अच्छे समर्थ होने के बाद, पैसा कमाने के बाद, अच्छे पद पाने के बाद भी उनके खिलाफ जो है, उनके अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये सामाजिक पहलू है। तो आरक्षण के बारे में चर्चा तो होनी चाहिए। राजनीति ना करें वो अच्छी बात है, लेकिन हम तो मांग अपनी तरफ से करेंगे ही।
जहाँ तक आपने कहा कि जो मुद्दे की बात है, देखिए मुद्दे हमेशा वही रहेंगे। किसान का मुद्दा रहेगा, गरीबों का, मजदूरों का, वंचित वर्ग का मुद्दा रहेगा, SC/ST का मुद्दा रहेगा, OBC का मुद्दा रहेगा। जहाँ जहाँ अन्याय देखने को मिलेगा वहाँ वहाँ मुद्दा बनेगा, और उन्हीं मुद्दों पे हम चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों पे चर्चा हो। बेरोज़गारी पे चर्चा हो, स्वास्थ्य पे चर्चा हो, शिक्षा पे चर्चा हो, हायर एजुकेशन पे विशेष रूप से चर्चा हो। जो अब हम लोग पहले आगे हुआ करते हैं, धीरे धीरे पीछे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्यों अंडर ग्रेजुएशन यहाँ करके विदेश जाके लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना पसंद कर रहे हैं, PhD विदेश जाके करना पसंद कर रहे हैं? तो ये इन सब बातों पे जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक के आगे नहीं बढ़ेगी, और हम भी चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों पे चर्चा होती रहती है। अभी एक प्रदर्शन हुआ था पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और रिजर्वेशन को उन्होंने परिभाषित किया कि जो रिजर्व कम्युनिटीज़ में जो लोग छूटे जा रहे हैं, कम्युनिटी के अंदर ही जो लोग पीछे छूट जा रहे हैं, और जो अवेयर हो गए हैं, जो जिन्हें फ़ायदा मिल गया है, या उनके फोर फादर्स को, उनके पिताजी को या उनके बाबा जी को मिल गया, उनके बच्चों को भी मिल रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनके परिवार में किसी को फ़ायदा नहीं मिला, या किसी एक पीढ़ी को भी नहीं फ़ायदा मिला, और कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जो बिल्कुल पीछे छूट गई हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने चूँकि विरोध किया लोगों ने, तो गवर्नमेंट ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि हम उसे फॉलो नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन निजी तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आर्थिक आधार नहीं है आरक्षण का। कोई कमा के समर्थ हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो समाज में उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके खिलाफ जो हो रहा है। लेकिन जो कुछ बेटर हो गए हैं, अगर आप तो दूसरे जो बहुत नहीं, तो जो खाली पड़े हैं सीटें खाली पड़ी हैं। जब तक आप गांव में जो प्राइमरी विद्यालय है उसमें अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, और जो जब से गरीब आदमी है उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वो उस लायक ही नहीं होगा कि वो आरक्षण की स्थिति तक पहुँच पाए। मतलब रिजर्वेशन से जो सोशल रिफॉर्म आना चाहिए वो कैसे आएगा? आया तो है ही है भाई। कितने समाज जो आप कह रहे हैं आज समर्थ हो गए, तो वो समर्थ कैसे हुए हैं? आरक्षण का लाभ उठा के ही तो हुए हैं समर्थ आज। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं किन्हीं जातियों को कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वहाँ पे हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, भाई देखिए, जो भी आरक्षण का लाभ उठाया उसने कैसे उठाया? पढ़ लिख करके उसने परीक्षा में गया, उसने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, उसकी शिक्षा अच्छी थी, वो आरक्षण कोटे में आकर के उसको नौकरी मिली, उसमें पढ़ाई की, उसके बाद उसको नौकरी भी मिल गई। लेकिन जब शिक्षा की व्यवस्था उस व्यक्ति तक पहुँच ही नहीं पा रही है, तो वो उस पोजीशन तक ही नहीं आ पा रहा है कि वह आरक्षण ले पाए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपको चिंता है कि किसी विशेष वर्ग को नहीं मिल रहा है, आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आज भी तो सीटें खाली पड़ी हैं सरकारी पदों में। SC/ST OBC की खाली पड़ी हैं, वो कैसे भरेंगी? जब वो आखिरी व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा पहुंचेगी, वो व्यवस्था आप दुरुस्त कर देंगे, तो वो अपने आप पढ़ लिख करके जब आगे आएगा, आरक्षण की परिस्थिति, आरक्षण लेने के स्टेज पे आएगा, तब वो खुद वहाँ पे एग्ज़ाम देगा, उसको मिलेगा लाभ, उसके समाज को मिलेगा लाभ। तो व्यवस्था इम्प्रूव करने की ये ज़रूरत नहीं है कि आप इनको एक्सक्लूड कर दें। हमको किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है, हमको सबको इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए सरकार की। लेकिन जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड सीटें हैं, और जो लोग जिनका अपलिफ्टमेंट हो गया है, मान लीजिए किसी का एक बंगला बन गया है, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है, तो और वो है आरक्षित वर्ग से, और दूसरी तरफ वो है जो झोपड़ी में रह रहा है, जो साइकिल भी नहीं है शायद जिसके पास, तो उन दोनों के बीच तो कुछ प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। देखिए, आर्थिक व्यवस्था, वही तो मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति किसी की भी आरक्षण ये तो है, ये नियम में है, बात नहीं। लेकिन जब इस देश में, भारत में, हमने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जब संविधान लागू हुआ था, आपको कैसे नहीं पता कि वो जो फॉर्च्यूनर चला रहा है वो 10 समाज के लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा है, उसको आगे लाने का काम कर रहा है, उसकी नौकरी के लिए मेहनत कर रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो उसका सोशल एफर्ट हो सकता है। हाँ। हर व्यक्ति जो सक्षम है उसको करना चाहिए। बात यहाँ है जो छूटते जा रहे हैं, जैसे कुछ कम्युनिटीज़, ST की कुछ सीटें इसलिए भी छूट जा रही हैं कि एप्लीकेंट ही नहीं आ पा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, नीचे से नहीं आ पा रहे हैं। नीचे की व्यवस्था को आपको इंक्लूसिव बनाना है। अभी यहाँ के ओम प्रकाश राजभर हैं, आपने नाम सुना होगा, अक्सर स्टेट्स में आते हैं, मंत्री हैं वो प्रदेश सरकार, उन्होंने कहा कि उनकी जो राजभर समाज है OBC में है वो, बट उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। उनको जिस विभाग के वो मंत्री है उस विभाग में राजभर अधिकारी नहीं मिल रहा है कोई। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसमें ये भी तो कुछ तो देखना होगा। अगर जो व्यवस्था, देखिए व्यवस्था जो है आर्थिक आधार पे नहीं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के आधार पे कि किस जाति के कई % लोग नौकरी में आ चुके हैं। कौन बताएगा ये? जब जातिगत जनगणना होगी, जो राहुल जी कह रहे हैं, सर्वे करें, वो बताएं कि ये जो है इस जाति के इतने लोग हैं और इनकी आर्थिक स्थिति ये है। सोशो इकोनॉमिक है ना, सेंसस की बात होगी, सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू हैं। इसमें सिर्फ SC/ST OBC की बात नहीं, जनरल में जो गरीब हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। तो
कौन गरीब है, कौन अच्छा, अमीर है और उसका पार्टिसिपेशन किस विभाग में कितना है। आपको ये भी पता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन की बात कही और भारत में जब रिजर्वेशन की व्यवस्था शुरू हुई, प्रत्येक 10 वर्ष पे हमें संशोधन करना होता है। 10 वर्ष के लिए आया पहले, फिर 10 वर्ष और बढ़ा, फिर 10 वर्ष और बढ़ा, और एक विरोधाभास भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड एंड रिलीजन। रिजर्वेशन को लोग ये भी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन ही शायद एक कारण है जो जात पे आधारित है, इसलिए भी जातिवाद होता है। क्या भारत उस तरफ नहीं चल सकता जब हम इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें और ऑनेस्टली एक ऐसी व्यवस्था हम लाएं कि जिससे जाति द्वेष न बढ़े और अपलिफ्टमेंट भी हो? जब डिस्क्रिमिनेशन होना बंद हो जाएगा तब अपने आप व्यवस्था आरक्षण की खत्म हो जाएगी। लेकिन आज भी जात के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। अरे मारे जा रहे हैं तो गरीब लोग मारे जा रहे हैं या वो मारे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी नौकरियों पे प्रमुख सचिव जो बैठे हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसका निराकरण समाज में मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मेंटल रेवोल्यूशन की तो बात कही, क्या सोशल रेवोल्यूशन, जो आप मेंटल रेवोल्यूशन की बात करें, एक सोशल रिफॉर्म की भारत को जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है और उसी की तरफ तो हम प्रयास कर रहे हैं। भाई बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक बराबरी दे दी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक बराबरी कब आएगी? इसके लिए ही तो संघर्ष है पूरा। सब लोग जितने एक्टिविस्ट हैं, जितने रिफॉर्मर्स हैं, जितने समाज के लोग हैं, सिर्फ एससी में ही नहीं और भी लोग चाहते हैं। कल मैं बैठा हुआ था तो जनरल समाज के लोग भी बात कर रहे थे इस चीज़ की, राहुल जी के कार्यक्रम में, तो वो भी बात कर रहे थे कि रिफॉर्म बनाना है। बात ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है, अगर दिल की आवाज़ सुने तो जो हम जिस तरफ देश को ले जा रहे हैं, आज हमारे देश में कितने सोशल फ्रैक्शंस हो चुके हैं? हिंदू पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन, दलित नेता, पिछड़ा नेता, सवर्ण नेता, क्या यही हमारे देश के? मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप युवा सांसद हैं, पहली बार आप देश की पंचायत में गए हैं और युवाओं से बड़ी उम्मीदें हैं देश को। नहीं, बदलाव के ही तो प्रयास हम लोग, ये बंधन कब टूटेंगे, कब एक भारतवासी होंगे? कब होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग का प्रयास यही है कि समाज में जितना डिस्क्रिमिनेशन है, जितना वो है, उसको ख़त्म किया जाए, किसी ना किसी तरह किया जाए। यही तो संघर्ष चल रहा है। आरक्षण भी इसलिए दिया गया था कि सामाजिक आर्थिक बराबरी अगर 60-70% भी अगर हो गई होती, ओबीसी में अगर ओबीसी में क्रीमी लेयर की व्यवस्था पहले से है। नहीं, ओबीसी का जो आरक्षण है वो जो सामाजिक व्यवस्था है उसके आधार पर नहीं, छूत वाला जो व्यवस्था हुआ करती थी उसको खत्म करने के लिए उसका नहीं, ओबीसी का आरक्षण तो बाद में आया। डॉक्टर अंबेडकर के टाइम पर तो ओबीसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप भी जान रहे हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन तो भारत की स्वतंत्रता के 2-3 दशकों के बाद आया। उस समय तो कोई ओबीसी था ही नहीं, उस समय तो SC ST थे और बाकी सब जनरल थे। जो आरक्षण का इतिहास है आप भी जानते हैं। अब भारत के सामने समस्या ये हो रही है कि भारत एक वर्ग संघर्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन वर्गों के बीच द्वेष की स्थिति में जा रहा है। और आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हाईली एजुकेटेड सोसाइटी में भी हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी के हायर लेवल्स पे हो रहा है। तो क्या इंटेलेक्चुअली हम लोग बिल्कुल ऐसे कंगाल की स्थिति में है कि IAS भी बन रहे हैं, वहाँ पर भी हम जाति देख रहे हैं, या जुडिशरी में भी जाति देख रहे हैं, और MP इलेक्ट होने के बाद भी जाति देख रहे हैं, सरकार भी जाति देख रही है, और जाति की मजबूरी में भारतीय राजनीति उसके भंवर में फंस गई है, निकल नहीं पा रही है। यही तो बदलाव करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्मर क्यों इतने बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं? भाई समाज को बदलने का प्रयास हम लोग का है। समाज को बदलाव जब करेंगे एक शुरुआत संवैधानिक भारत की 1947 में, या संविधान लागू होने के बाद 1950 में एक भारत की संवैधानिक यात्रा की जब से शुरुआत हुई, पीछे भारत में क्या हुआ उस समय किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत एक देश ही नहीं था, भारत तो सैकड़ों देशों में था। कुछ मुगलों का भी समय रहा, कुछ अंग्रेज़ों का समय रहा, एक पुराना दौर रहा। लेकिन आज का भारत इतिहास की लकीरों को ही पीटता रहेगा, ये प्रोग्रेसिव इंडिया बनेगा जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो? देखिए, मैंने अभी तक सारी प्रोग्रेस की बात करी है। मैंने आपका कहा सोशल रिफॉर्म की बात, मानसिकता में बदलाव की बात, मैं इंक्लूसिवनेस की बात कर रहा हूँ। ओबीसी में भी इंक्लूड करिए। राजभर जी कह रहे हैं हमारे जो समाज के लोग हैं जिनको पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, तो उनको भी इंक्लूड करें ना। लेकिन व्यवस्था आपको ज़मीनी स्तर पे बढ़ानी पड़ेगी। जब तक ज़मीनी स्तर पे व्यवस्था नहीं अच्छी होगी, और ये सिर्फ SC ST OBC नहीं है, SC ST OBC की संख्या ज़्यादा है, उसमें जनरल भी ऐसे हैं जो दूर दराज इंटीरियर इलाके में हैं जिनको व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जो अभी पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। संख्या हमारी ज़्यादा है क्योंकि दूर दराज वाले इलाकों में SC ST OBC ज़्यादा है, और उसमें भी शेड्यूल ट्राइब के सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको, जो जंगल में रह रहे हैं, आज तक पता नहीं कहाँ है गाँव। तो उनको अपलिफ्ट करें, आगे लाएं। वही मैं कह रहा हूँ, उसको इंक्लूसिव
अप्रोच होनी चाहिए सरकार की। सरकार की ये अप्रोच होनी चाहिए कि वहाँ तक आप जितनी व्यवस्था है वहाँ तक पहुँचाएं और इस लायक बनाएं कि आप जो यहाँ पे आप आके देखें कि पढ़ लें। आगे बढ़ाने के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती हैं लोकसभा और विधानसभा की, कुछ युवाओं ने मुझसे ही पूछा, कुछ युवाओं के मन में प्रश्न आता है कि जो आरक्षित सीटें हैं विधानसभा और लोकसभा की, वहाँ क्या बीपीएल श्रेणी के लोग जो आरक्षित वर्गों के हैं, क्या उन्हें अवसर मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का? वो नहीं लड़ पाते। ज़्यादातर करोड़पति परिवारों के लोग ही आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिर वही प्रश्न आ जाता है कि जो पीछे छूटे हुए हैं वो कैसे रह जाएं? ऐसी बात नहीं है, कई लोग हैं। मुझे याद है 2009 में एक मध्य प्रदेश कम संख्या है, गिनी चुनी संख्या है, लेकिन मोर देन 90% सीट्स पे सक्षम लोग ही लड़ रहे हैं उन्हीं वर्गों। हाँ, तो सक्षम लोग लड़ेंगे क्योंकि व्यवस्था इतनी बड़ी है लोकसभा की, इतना बड़ा क्षेत्र है। आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, आपको 2000 का पेट्रोल लग जाएगा। पूरा क्षेत्र नापने में एक दिन में इधर से उधर जाइए, उधर से वापस आइए, आपका 1500-2000 का पेट्रोल एक दिन का है। तो आप मान रहे हैं कि आर्थिक सक्षमता से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं? जो आर्थिक सक्षम हो जाएं, जो थोड़े से पढ़ लिख लें, आरक्षण का लाभ उठा लें, जो लोग वहाँ पहुँचे वो फिर समाज के लिए कुछ करें, उनकी आवाज़ बनकर। ये ना कि सारी मलाई खुद ही खा जाए। आगे बैठे बाबा साहब ने भी, मुझे लगता है कुछ चिंता ये सुप्रीम कोर्ट को रही होगी शायद, जो उन्होंने बात कही है। राजनीतिक रूप से भले फिट ना बैठे उनकी बात, लेकिन संविधान की व्याख्या करने का सबसे बड़ा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का ही है। बाबा साहब ने कहा, वो बात सही है आपकी, लेकिन बाबा साहब ने 55 में एक अपने भाषण में कहा था कि जो है व्यवस्था जो आपकी सबसे ज़्यादा नाराज़गी समाज से ही है, क्योंकि आपका जो सक्षम हो गए लाभ उठा करके, उन्हीं ने समाज में वापस नहीं दिया है। तो खैर, तनुज जी से बात हुई कई मुद्दों पर। बाबा साहब ने तो 10 वर्षों के लिए ही आरक्षण लागू किया था। बाबा साहब ने ओबीसी की कोई श्रेणी नहीं बनाई थी, लेकिन भारतीय राजनीति जो है वो अपनी ज़रूरतों के लिए भी बहुत कुछ करती है और राजनीतिक लाभ के लिए भी बहुत कुछ देश में होता है, किया जाता है। ये भी एक सच्चाई है। युवा सांसद के रूप में तनुज ने अपनी पारी की शुरुआत कर दी है। लोकसभा में अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है, बाराबंकी के लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं इनके प्रदर्शन की। उम्मीद है कि बाराबंकी ज़िले को, बाराबंकी के लोगों को एक उज्जवल भविष्य की ओर एक युवा सांसद के रूप में ले जाने का काम करेंगे। हमारी ओर से भी बड़ी बधाई है इनको, और देश के युवा नेताओं से बड़ी उम्मीद है देश को कि देश को उन संकीर्णताओं से, उन जकड़न भरी भावनाओं से बाहर निकालकर प्रोग्रेसिव इंडिया, एक सक्षम भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद तनुज आपको।